नमस्कार, जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़िया संगवारी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया प्रोग्राम रंगीन बुधवार। इस कार्यक्रम में आप सब देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कला, लोक संस्कृति और फिल्मों से जुड़े हुए स्टोरीज, कहानी और इंटरव्यू। इसी कड़ी में आज पहले एपिसोड में सौभाग्य से हम सब के बीच हैं एक छत्तीसगढ़ के ऐसे कलाकार जिनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है और वो छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, अभिनय में एक ध्रुव तारे के समान चमक रहे हैं। तो आज है हमारे बीच श्री दिलीप षडंगी जी। तो बने रहिएगा इस चैनल पे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम जानेंगे इस वीडियो में दिलीप षडंगी जी के जीवन का परिचय, उनके संघर्ष की कहानी और बहुत सारी अनछुई बातें जो आपने अब तक किसी दूसरे चैनल पे नहीं देखी होगी। दिलीप जी, हमारे छत्तीसगढ़ संगवारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा और हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि आज आप अपने कीमती समय निकाल कर हमारे दर्शकों के लिए दिया है। देखिए, मेरा कहना है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने कीमती समय दिया है, लेकिन एक रियल कलाकार को अगर उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। शायद आप हमको ये सब समय नहीं देते तो हम खोजते फिरते कोई हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहा है। इसलिए आपके संगवारी चैनल को दिलीप षडंगी की ओर से जय जोहार और धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले चाहूँगा, आप एक आइकॉन हैं जस गीत के लिए छत्तीसगढ़ में, देवी भजनों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन कुछ माता की स्तुति हो जाए तो हमारे कानों को भी थोड़ा तृप्ति हो। देखिए, मेरा एक जस है, गाया मैंने है और हमारे छोटे भाई डूलामणि देवांगन जी ने उसको लिखा था। उसकी 2 लाइनें, ओ घर घर दिया माता, घर घर बाती, ओ घर घर काला समढ़ाए, हो मैया घर घर काला समढ़ाए, हो माँ। और जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारे छोटे भाई अमित प्रधान का स्टूडियो है और अमित प्रधान का वो गाना आमा पान के पत्री ने मेरे को इस्टेब्लिश किया जसगीत में। इसके लिए उसकी 2 लाइनें, हे रस्ताला देखो तोरे बंदा थू बंदनाओ, रस्ताला देखो तोरे बंदा थू बंदनाओ, रस्ताला देखो तोरे बंदा थू बंदनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, ए आमा पान के पातरी करेला पान के दोनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ। तो अमित प्रधान को और डूलामणि देवांगन को मेरा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बचपन में कभी आपने सोचा था कि आप सिंगर बनेंगे? नहीं मैं गाता तो, मुझे तो आज भी दर्पण देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। और अगर आप मुझे दे दें मेरे गाने को आप परीक्षा के तौर पे, तो मैं अपने आप को 32 नंबर दूँ, 33 भी ना दूँ। मैं स्वयं बोलता हूँ, लेकिन लोगों की धारणा, लोगों के बीच, लोगों के मन में क्या होता है कोई नहीं बोल सकता, या किस जन्म की तपस्या होती, किस जन्म का हम पुण्य करते हैं कि प्राप्त होता हमें, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन यकीन मानिए, मैं आज भी आईना देख के हंसता हूँ और पूछता हूँ अपने आप से, यार तेरे को इतना लोग कैसे मानते हैं। अच्छा, तो ये आपकी जो बचपन से गीत संगीत में आना, मतलब मैंने कहने मतलब कि दिलीप षडंगी बनने की जो कहानी है, क्या है, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंच पाए, कैसे रुझान आप गीत संगीत की ओर आ गया? ये हमारे एक बशीर गुरुजी थे, मैं कक्षा 4वीं या 5वीं में था और उस समय एक ड्रामा कर रहे थे राय बहादुर करके। उसमें मुझे बड़ा रोल मिलना था लेकिन नहीं मिला और छोटा रोल मिला। मैं बहुत रो रहा था, मुझे रोल नहीं मिला। और उसमें मुझे रोल मिला था जमूरे का, मदारी का भी रोल नहीं मिला। और जमूरा क्या था, वो कपड़ा ढाँक के लेटा रहता है और गाना गाता है। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी उस समय कि यार मेरे को कैसा रोल दे दिए, ढाक के ओढ़ के सोया हूँ, मेरा ड्रामा है। उसमें मेरे को गाना गाना था जमूरे के अंदर से। तो वो जो गाना गाया उससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी। मैंने बहुत, पता है ना, अगर आप कलाकार को कलप नहीं हो, दर्द ना हो, तो उसकी कला निखरती नहीं है। तो मैं अंदर ढाक के सो के वो जो दर्द था ना, उस दर्द से गाया। तो वहाँ से बशीर गुरुजी ने कहा तू गाना अच्छा गाता है, वहाँ से फिर गाने लगा। फिर उस समय चांदी की दीवार न तोड़ी है, फिर किशोर कुमार जी, ऐसा गाते गाते ग्रेजुएशन हुआ।
ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मेरे मित्र, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, स्वर्गीय हो चुके हैं अशोक सिंह जी, मुझे एक ऑर्केस्ट्रा में ले गया, नाइट स्टार ऑर्केस्ट्रा में। वो नाइट स्टार ऑर्केस्ट्रा में गाने लगा। उसके बाद मार्शल ऑर्केस्ट्रा में गया, मार्शल ऑर्केस्ट्रा में बहुत नाम हुआ। और मेरा एक जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं बेल पहाड़ गया था कार्यक्रम के लिए, और बेल पहाड़ में 1 दिन के लिए गया था और 7 दिन कार्यक्रम किया, 7 रात वही कार्यक्रम। उनको ना ही नहीं मालूम क्यों उनको लगता था, और मैं आज भी उसके लिए हतप्रभ हूँ, अजीब सा लगता है मुझे। मैं बोलता था यार वही गाने तो गाऊंगा, उड़िया में बोलता सही गीता तो गाए भी, तो बोल नहीं आज भी करेंगे। और उनके कुछ और कलाकार आने वाले थे, नहीं आए, और 7 रात उसी स्टेज पर वही प्रोग्राम मैंने किया। वहाँ से मुझे फिर थोड़ा सा लगा यार कुछ है भगवान दिया और फिर आगे निकलता गया। अच्छा, वो कौन सा गाना था जो चादर ओढ़ के आप गाए थे स्टेज में? चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, चांदी की दीवार न तोड़ी। और ये गाने को भी मैं जबरदस्ती डलवाया था, उसमें कुछ दूसरा कुछ था, मैं बोला ये तो मैंने डलवाया था कि ये गाने गाऊंगा अंदर से, उसके बाद मेरा चालू। तो इसीलिए वो गाना जी जी। तो ये कभी आपकी इस गीत संगीत के दौर में ऐसा कोई लगा कि आपको बहुत कठिन या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, या अब लग रहा हो कि नहीं अब यार ये तो छोड़ देना चाहिए, ये नहीं हो रहा है मेरे से, दूसरा काम देखना, ऐसा कुछ नहीं, देखिए कठिनाइयों का सामना तो इतना करना पड़ा है कि उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन हर कठिनाई से एक गीत या एक संगीत की रचना होती है, ये मैंने पाया है। और आज ही मैं अमित प्रधान जी से बोल रहा था उसी बात को, कि एक छोटी सी पीड़ा उनके सामने बखान किया, तो बोले भैया आप पीड़ित हैं, ऐसा बोले। तो बोला अभी ये तुमको बताया अमित? मैं बोला पीड़ित हूँ, अभी रास्ते में जाते वक्त मेरा गाना बनेगा। बोला यही जो पीड़ा है वही कला को जन्म देती है, ऐसा मुझे लगता है। तो यही पीड़ा आपकी, मुझे लगता है ज्यादातर आपके गानों में दर्द जो है, हाँ, अधिकतर गानों में दिखती है। उसका कारण भी है, मैं उस समय बड़ा परिवार होता था, हमारे बहुत सारे भाई थे, भाई बहन थे, बहुत लोग गुजरते गए। तो उस समय माँ पुराने ख्यालात के थे, पिताजी माँ लोग, तो माँ एक कोने बैठ के अचानक सुबेरे 5 बजे रोते रहती थी, रो रो के उससे गा गा के रोते थे, अलग एक ये था। तो वो जो करुण जो आवाज़ है जो मैंने गाया उसमें, मोर चंदर पुरहीन चंद्र हासिनी झिन देबे पैसा, मोर रायगढ़हीन बूढ़ी माई झिन देबे पैसा, मोला झिन देबे पैसा, हे पैसा कर दे थे माई जिंदगी ला खैता। तो ये जो करुण जो आवाज़ एक है, वो कहीं ना कहीं वो मेरी माँ की पीड़ा थी, जो माँ हमारे भाइयों के बहनों के गुजर जाने के बाद अकेले चुपचाप बैठ के एक जगह सुबह 5 बजे उठती थी, उस समय छेरा देना होता था, गोबर का छेरा देती थी और वो गाती थी। उसके बाद शादी हुई, शादी में भी जो धर्मपत्नी मिली वो भी संगीत प्रेमी, और उनको कहीं पर भी मेरा गाना, जो भी मैं गाना बनाया वो कभी भी अच्छा नहीं लगता था। तो उनको अच्छा लगने के लिए गाने को बनाते बनाते तो गाना अच्छा बन जाता था। तो ऐसे बहुत क्या होता है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छपाए, जैसे बोलते हैं ना, सचमुच निंदा करने वाला पास में हो तो आपकी कला में और निखार आती है, और कोई सामने सामने तारीफ करे तो मज़ा नहीं आता है। तो आपकी सफलता में धर्मपत्नी जी बिल्कुल, माँ है, धर्मपत्नी है, ये सब बहन है, बिटिया लोग हैं, इस मेरे लड़का है, लड़का भी मेरा कभी भी गाना सुनाऊं तो कुछ ना कुछ गलती निकालेगा। तो उससे क्या होता है, सागर सड़ंगी नाम है, आप चाहे जानते होंगे, उसने फूलमती उलमती में एक्टिंग भी किया है, और अभी उसके घर घर दिया और कोरी कोरी नरियर में कंचन जोशी के साथ उसने गाया भी है। तो सागर का भी इसमें हाथ है, वो भी टोकता है, और कोशिश करता हूँ मैं बुरा नहीं मानता उनकी बातों को, मुझे लगता है यार तो कुछ ना कुछ अच्छी बात बन जाती है उससे। आपके मतलब संघर्ष की कुछ कहानियां हम लोगों ने भी सुनी हैं कि जैसे आप शुरुआती दिनों में लोगों को अपना गाना सुनाने के लिए उनको समोसा या पकोड़े खिलाने पड़ते थे, तो कहाँ तक वो बात सच है? एकदम सही है, पहले समोसा पकोड़ा खिलाता था, आजकल डोसा इडली खिलाता हूँ। अच्छा। देखिए क्या होता है,
हमारे जो साथ में सर्विस करने वाले थे, जिसमें भाई हमारे संजय मिश्रा जी हैं, जनार्दन सिंह जी हैं, गज घाटे जी हैं, ये सबको याद करता हूँ। ये सब कहीं ना कहीं मेरे लिए देवता स्वरूप हैं। तो ये लोग मेरे बड़े आलोचक भी थे और समालोचक भी थे। और इनको क्या, मैं थोड़ा सा खर्चीला हूँ। और इवन हमारे पिताजी को भी लोग बहुत खर्चीला थे तो खरखरचीला बोलते थे। तो हमारे पिताजी कहीं हमारे साथ दोस्त बहुत रहते थे, क्योंकि हमारे पिताजी जहाँ देख लेते थे, और हम लोग के स्कूल जाने के रास्ते में एक बार उनको देखना है, तो जितने भी दोस्त रहते थे ना, उस सबको एक सिंधु होटल था, सबको एक कालो गुंडा चाय पिलाओ, ये उनकी आदत थी। तो पिताजी का जो खर्चीला स्वभाव था मेरा भी था। तो मैं जब भी ऐसा कुछ होता था तो उनसे गाना सुनाता तो बोल चल ना अलंकार होटल, तो चल। तो वहाँ अलंकार होटल में समोसा वमोसा खाते थे। जब तक खाते थे गाना सुनते थे, उसका गाना पूछना। तो फिर बाद में जब बैठते थे थोड़ी बहुत उसकी आलोचना करते थे, तो उस आलोचना से भी मेरे को फायदा होता था। आप पहले हिंदी मतलब फिल्मी गाने वगैरह भी बहुत गाते रहे, बाद में एल्बम सब, फिर उसके बाद एक दौर आया जिसमें आप जसगीत की तरफ आगे, बेसिकली जसगीत ही करते रहे, और उसी ने आपको एक तरह से कह सकते कि छत्तीसगढ़ में जसगीत का आइकॉन दिलीप सड़ंगी जी को पहचान मिली। तो वो जसगीत की तरफ आना कैसे हुआ आपका? देखिए, हम लोग अमित प्रधान हैं, मैं हूँ, दुल्ला मणि हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे और भाई संजय अग्रवाल जी, बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मिलके मैं गाने वाने बनाता था। हमने सबरी के राम भी बनाए हैं। तो इसमें उस समय मेरा एक हम लोग प्रयोग करते थे। मेरी एक इच्छा थी, जैसे उड़ीसा के गाने सोनू निगम जी गाते हैं, मोहम्मद अजीज़ जी गाते हैं, तो मैं ऐसा कोशिश किया कि क्यों ना उनको गवाया जाए। और सोनू निगम को पहली बार गवाया चुनो चुनो पैरी बाजे और खोचे मोगरा के फूल। उसके बाद एक उस तरफ नाम होता चला गया, क्योंकि मैं तो साबुन चुपरथस गोरी पहला गाना गाया था, और ये एक संबलपुरी गाने का की नकल थी। वो भी हमारे दोस्त ने बनाया था, काय साबुन माँ खुचलो नूनी। लेकिन मैंने उसमें कुछ मैं प्रयोगवादी हूँ, उसमें कुछ हिंदी गाने प्रयोग कर दिए थे, ओए ओए जैसे भूरी आँखी वाली तो होठ लाली लाली। तो उस वजह से गाने चल गए। तो वहाँ तो इस हिसाब से मैं एस्टेब्लिश्ड होता चला गया। उसके बाद अमित ने फिर एक गाना लिखा, हे जब ले देखो दिल माँ झनकार हो गे रे, ऐसे लागे जोड़ी तुरले प्यार हो गे रे, तुरले प्यार हो गे रे। ये गाना भी बहुत मीठा बन गया। और इसमें भी मुझे सोनू निगम जी, मोहम्मद अजीज, इनके साथ समतुल्य एक नाम मिला। मैं उतना बड़ा गायक नहीं हूँ, चूँकि सोनू निगम का भी उस कैसेट में गाना है, मोहम्मद अजीज का भी उस गाना है, तो उस बेस पे गाना मिला। और जब ये मैं किया तो महसूस किया, बॉम्बे जाने के बाद महसूस किया कि कॉन्फिडेंस बढ़ा, एक ताकत बढ़ी। और उस बीच अमित कहीं से ये आमा पान के पत्री का लाइन लेकर आने ही वाला था। तो वो पहले हम लोग सुने, बोला आमा पान की पत्री करेला पान के दोना, ऐसा हम लोग विचार किए। फिर नहीं मालूम क्यों गाना अच्छा लगा और गाया उस गाने को। और हम लोग जिसके साथ रिकॉर्ड करने गए थे उस गाने को, उनने वो गाने को, मैं उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर था उस गाने का, तो बोले ये क्या गाना बना, ऐसा ऐसा है, इस टाइप का कुछ बोले। तो वहाँ पर हमारे प्रफुल्ल बेहरा वाला जो अरेंजर, उनको बड़ा दुख भी लगा कि यार दिलीप सड़ंगी को कोई ऐसा कैसे बोल रहा है। उस समय तक नाम हो चुका था। लेकिन बोलते हैं ना कि आप जब किसी को दर्द दोगे तो दवा बन जाता है। तो वहाँ जब वो गाने को मैं गाया और जब मार्केट में आया, तो आप देख रहे हैं आज उसका, मैंने खुद ही नहीं समझ पाता हूँ। जबकि उस गाने को आप बोलेंगे तो मैं 33 मार्क्स नहीं दूंगा एज ए सिंगर। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा सवाल है जो मेरे मन में भी है। बहुत से जो हम लोग से बाहर के दर्शक हैं, उनको भी मैं ध्यान रखते हुए बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के परिवेश में जज क्या है और क्या कला के क्षेत्र में और सामाजिक दृष्टिकोण में जसगीत क्या महत्व रखता है? देखिए, जहाँ तक मैं आपको उसकी छोटी छोटी टुकड़े सुना देता हूँ। जसगीत के माध्यम से आप क्या, जिसमें भी आपको नाम दिया है पब्लिक ने, जिस जगह पे जिस रूप में आपको देखा, आप एक संदेश दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी हाल ही में एक लाइन जसगीत में गाया है, ये छोड़ दे दारू, छोड़ दे गांजा, दूध दही ला पी, भक्ति रस्मा डूब के मोर संग बोले जय माता की। तो इसको आप पूरा सुनिएगा। इसमें लाइनें जो है कि न घर के होते न घाट के होते, नशा करैया भैया, घर के पलंग गंवाथे पाथे अस्पताल के सैया। तो ऐसे लाइनें हैं। तो इसको जैसे हमारे देवी बदाई बहनों के लिए, माताओं के लिए
धर्म पत्नी के लिए, बेटियों के लिए भी मैंने कहा है कि घर घर दिया में ही मैंने बनाया उसको। हे आगू जय हो घर के दाई, पाछू मंदिर मा जाई, नहीं तो पूजा पाठ ये ढकोसला, सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला। हे घर के दाई भूखन हो ही बिरथा ये चढ़ावा तोर, घर के दाई भूखन हो ही बिरथा चढ़ावा तोर, कत को तय चढ़ा ले 56 भोगला। तो आप एक संदेश भी दे सकते हैं, एक ऐसे आप बहुत सारे गाने हैं अभी इसमें भी गाए। हे जागो रे जागो जंगल न काटो, पाओगे जीवन दान, नहीं तो चीखेगा फिर शमशान। कोरोना पीरियड आ सकता है, महामारी आ सकती है, आप उसको भी लगभग 10 लाख लोगों ने 1 महीने में उसको आशीर्वाद दिया। तो मेरी कोशिश होती है, या मैं जो अपने हृदय से बोल रहा हूँ, कि एक संदेश भी हो जाए उसमें तो और अच्छी बात होती है। वैसे आप शुरू से ही इस तरह के प्रयोगधर्मी रहे, समाज को संदेश देने के अपने गानों में। एक ऐसा ही कोई गीत था जो आपने चंद्रपुर मंदिर के लिए बलि प्रथा के विरोध में गाया था, तो क्या था वो, कौन सा गाना था, कैसा, कुछ हमको बता पाएंगे उसके बाद, और कैसे आपने उसको तैयार किया? उसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है। मैं महाराष्ट्र या कहीं एक कार्यक्रम कर रहा था और वहाँ गाया मैंने, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, गौ हत्या पे रोक लगा, विनती करती गौशाला। ये लाइन में लिख रहा था, इसमें आलोचना करते करते मेरी धर्म पत्नी ने 4 लाइन बताए, जो कि उड़ीसा से हैं। उसका है, ये भूकंप ये बादलों का गिरना समझाता है, विपत्तियां आती हैं जब माँ को कोई रुलाता है। हे बाबा खाटू वाला, हे बाला तिरुपति वाला, हे गोविंद गोपाला, गौ हत्या पे रोक लगा, विनती करती गौशाला। तो ये गाना गा रहा था, तो जैसा आपने प्रश्न किया वही प्रश्न एक बुजुर्ग ने मुझसे किया उस स्टेज पे। मुझे मालूम है कि बोले, सड़ंगी जी बोले, आप ये गा रहे हैं क्या, खाली गाय को काटना ही बलि प्रथा है कि और जो बलि दी जाती है वो भी बुरा है? तो मैंने कहा, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी को माँ के नाम से काटना ये तो मेरे हिसाब से गलत है। और उस पर फिर मैंने 29 साल पहले ये गाना लिखा था और चंद्रसेनी के दरबार में पैदल यात्रा किया था। और शायद उसके बाद चंद्रसेनी दरबार में जो 100% बलियाँ होती थी वो लगभग 15% है। ईश्वर करे वो भी बंद हो जाए। तो वो लाइनें आपकी हैं, हे गाँव रे गाँव रे गाँव रे मैं, बलि के प्रथा मिटाओ रे मैं, दाई मांगे नहीं कभू भी बलिदान, पूरा संसार है ओकरे संतान, गाँव गाँव में रामा हो। हे गाँव रे गाँव रे गाँव रे मैं, बलि के प्रथा मिटाओ रे मैं। सब छोटा छोटा गा रहा हूँ। काफी असर भी किया है इस गाने ने। जी जी। और इसी तरह के छोटे छोटे प्रयोग से कभी कभी आप विवादों में भी रहे हैं आपके लगते हैं। इसी तरह का आपका गाना है कि वो का तोला मानव दाई के लोगों के शब्दों पे कहा कि मतलब किस तरह की मतलब भावना है माँ के प्रति। ऐसा मैंने दूध चढ़ाऊं तो बछिया के जूठन है, चाउर चढ़ाऊं तो मोटू के जूठन है। ये एक हिंदी गाने से इंस्पायर होकर हमने इसको लिखा था और उसको भी लोगों ने पसंद। जब आप आज 32 साल बाद उसको याद कर रहे हैं तो मुझे भी खुशी हो रही है कि 32 साल बाद नहीं, 32 साल बाद और भी ये गाने लोगों के ध्यान में रहेंगे। आपका चाहे वो साबुन चुपर्थस हो, है ना। तो अच्छा, इसी गाने में अभी कुछ देर पहले आपने जो गाना गाया था आमा पान के पतरी और करेला पान के दोना, तो ये जो गीत आप लिखवाए होंगे, कंपोज किए होंगे, तो मतलब क्या आपकी भावना रहेगी कि एक तरह से इसको थोड़ा सा मुश्किल काम भी लग रहा है, विरोधाभास भी लगे कि आमा पान से पत्तल बनाना और करेला पान से दोना बनाना थोड़ा सा असंभव जान पड़ने वाला काम है। तो ये असंभव संभव हो गया और क्या। एक्चुअली रीज़न ये है कि हम जो गाना गाते हैं भाव प्रधान है। और जैसे आप देखेंगे एक बच्चा, आप प्राय देखते होंगे हमारे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में आता है कि हंसता रहता है, छोटा सा बच्चा, आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई बच्चा तुतला के बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप अपनी भावना में उस बच्चे को ले आते हैं, हमने जब वो गाना गाया तो हमको ऐसा लगा हमको कुछ भी नहीं आता, हमें एक छोटे से मामूली से बच्चे, हमको माने हमारी कोई औकात ही नहीं है।
तो वो जो भाव निकल के आया, उस भाव की वजह से गाना चला है। कोई हम बहुत अच्छा गायक हैं इसलिए गाना नहीं चला है। तो भाव तभी उत्पन्न होते हैं जब आप अपने मन में वो चीज़ को ले लेते हैं। अच्छा जी, बहुत इसमें एक कुछ किस्सा मुझे एक और याद आ रहा है कि होली का कोई गाना था जो आप अलका चंद्राकर जी के साथ गाया था, फिर बाद में आपने से मार्केट से वापस मंगवा लिया था। तो क्या था वो गाना और क्या चीजें उसमें थी जो आप वापस मंगाना पड़ा उसे? अब मुझे तो याद नहीं आ रहा सच अब में। वो समय सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था इतना, नहीं तो आप वापस नहीं मंगा सकते, कैसे कर सकते? अलका चंद्राकर नहीं, बल्कि ममता दीदी, जो अच्छा। जिन्होंने अभी मुझे डॉक्टरेट दिया है, ममता दीदी के साथ एक गाना गाया था। तो वो गाना हम दोनों ने डुएट गाया था, और वो गाना शायद कैंसिल किया था कंपनी ने, ये मुझे याद है। होली गाना था शायद? नहीं, वो गाना मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो जो जल चढ़ाऊँ वाला गाना जो है ना, जल चढ़ाऊँ तो मछली की जूठ है, मेरा जहाँ तक ख्याल, ममता दीदी का गाना था। ममता दीदी बहुत अच्छा गाई थी, लेकिन उसमें जो गाने हम दोनों डुएट गाए थे, मेरे कुछ ज़्यादा लाइनें हो गए थे। अच्छा। तो कंपनी ने उसको वापस लिया, और बाद में रिलीज़ करूँगा बोले, उसके बाद आज तक 30-35 साल हो गए रिलीज़ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मतलब ज्यादा लाइन आपकी थी इसलिए वापस किया गया, कुछ और चीजें थी उसमें? नहीं, वो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि दीदी से ज़्यादा मैं उसमें लाइनें गा रहा था, ऐसा मुझे भी लगा। और एक उस समय से ममता दीदी बहुत सीनियर है, और समय तो उनको फॉलो करते थे हम लोग, तो शायद कंपनी को लगा। और उसके बाद वो एडिटिंग होने का ऐसा करते करते समय बदलता गया, वो सीडी का ज़माना आ गया, और वो कैसेट। और अच्छा, उसके बाद उस इनकी कंपनी में आग लग गई जिनने कैसेट लिया था, और शायद वो मास्टर वास्टर सब जल गए लिया था। और शायद वो आप कैसेट का दौर आया, फिर सीडी का दौर आया, और आज तो यूट्यूब का ज़माना है। तो इस सीडी के दौर जब आया तो उस समय छत्तीसगढ़ में एल्बम और गानों का एक चलन सा शुरू हो गया था। उस समय आपने भी बहुत अभिनय किया है, खुद से प्रोडक्शन भी किया है। तो उस तरफ रुझान कैसे गया आपका? क्योंकि आपको इसीलिए हम लोग खाली गीत संगीतकार ही नहीं कहते, कलाकार भी कहते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली सच सब चीज़ों को जिया हुआ हूँ। मैं पहले पत्रकार था, बयार पत्रिका जनकर्म में लिखता था, बेबाक कलम से लिखता था। मेरी एक कविता भी आप सुने होंगे, बहुत पॉपुलर थी, चाय की दुकान, पान की दुकान, कपड़े की दुकान, इस तरह निकट भविष्य में हिंदुस्तान में लगेंगे सरकारी पदों की दुकान, जिसमें बिकेंगे पद कलेक्टर के, डिप्टी कलेक्टर के, तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, पुलिस हवलदार के। तब दिवाली के मौसम में दुकानदार भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने दुकान के आगे एक बड़ा वाला बोर्ड लगाएंगे, लूट सके तो लूट, दिवाली के उपलक्ष्य में रेंजर के पद में 20% छूट। इन दुकानों में सैकड़ों काउंटर्स लगे होंगे, प्रत्येक काउंटर पर बिकने वाले पदों के बोर्ड लगे होंगे। आखिरी काउंटर पर लिखा होगा, खरीदिए सस्ता व टिकाऊ, हिंदुस्तानी शिक्षक पद बिकाऊ। तो ये कविता चौराहे से लिखता था। तो ये पत्रकारिता भी होगी, साहित्यकारी भी होगी। उसके बाद कला के प्रति रुझान तो था, एक्टिंग करता था, ये करता। जब देखा लोग इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाने लगे, इतना ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं, और जो मैं बोल रहा वो करने लगे हैं, तो मैं बोला कर लिया जाए। मैं जहाँ बोलता था कि नहीं इसमें मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, तो लोग खुद ही बोलते, कंपनियाँ बोलती थी नहीं नहीं आप ही एक्टिंग करोगे, जबकि मुझे मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, एक कॉमन फेस है। तो इस हिसाब से मैं जहाँ जितना बन पड़ा किया हूँ। और आप मार्क करेंगे जितने भी मैं, हमारे घर के हमारी धर्मपत्नी, हमारे बच्चे चिढ़ाते भी हैं मुझे कि सब जगह उसी टाइप नाचता हूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ मेरे आता नहीं तो मैं क्या करूँ, और लोग करवाते हैं तो कर दिया मैंने। नहीं, जिनके फेस पे माता जी की कृपा रहेगी वो तो ऐसे ही स्पेशल हो जाता है। खैर वो तो ईश्वर की कृपा है। अच्छा, ये फिर गीत संगीत से राजनीति की ओर जाना कैसे हुआ? अब ये 5-6 साल पहले की बात है। हमारे परम मित्र कलेक्टर साहब और बड़े भैया भी हैं, RPS त्यागी सर, उनने मुझसे कहा दिलीप जी आपका 60 साल पूरा होने वाला है, 59 साल होने वाला है, और अब आपको थोड़ा राजनीति में भी आना चाहिए, आप कलाकारों के लिए कुछ कर सकें। तो उनने मुझे कहा आपको उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे बुलाया है। तो मैं बोला मैं बड़ा खुश हो गया। तो हमारे मेडिकल कॉलेज में बच्चियाँ पढ़ रही थी, उनको ही बताया, तो कॉलेज में वाला मुख्यमंत्री ने बुलाया, रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री।
तो मेरे को त्यागी सर ने कहा कि आपको बंगले पे पहुँच जाइए, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मुझे मुख्यमंत्री का बंगला नहीं मालूम था। तो वहाँ से त्यागी सर बोले यार यार कैसे आदमी, तो आप कहाँ हो? मैं बोला मेडिकल कॉलेज में बच्चों को छोड़ने आया हूँ। बोला मेरे दोनों बेटियाँ डॉक्टर हैं, तो वहीं में कहा पढ़ रही थी, तो छोड़ने आया हूँ। बोले तो वो बोले ठीक है मैं आपको लेने आ रहा हूँ, और मेरे को लेके गया तो पास ही में, तो वहाँ गए। 2-3 घंटा बैठे, मुलाकात नहीं हुई। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो फिर वो बोले नहीं, बोले कुछ बिजी हैं और आपको लोग ज़्यादा समय देंगे तो बाद में आइएगा। ऐसे 4-5 बार हो गए। 4-5 बार जब हो गया तो 5वीं चौथी बार मुझे थोड़ा सा ये लगा। मैं बोला त्यागी सर को, सर मैं बोला प्लीज़, मैं बहुत मानता हूँ उनका, आज भी पैर छूता हूँ, और एक कलेक्टर थे तब भी मुझे एक दोस्त की तरह ही ट्रीट करते थे। तो बोला सर, मैं बोला हाथ जोड़ता हूँ, बोला अब मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप कलाकार को मिलाना चाह रहे हैं और नो डाउट आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे तो आत्मसम्मान का धक्का लग रहा है। तो बोले ठीक है। बोले इसके बाद मैं भूल गया उसको। एक दिन मैं संबलपुर जा रहा था कार से, उस समय तक वायरल हो गया था, कांग्रेस से दिलीप षडंगी चंद्रपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और रायगढ़ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों वायरल था। तो मुझे बड़ा ये लग रहा था। उसी समय फिर उनका कॉल आया त्यागी सर का। उन्होंने कहा दिलीप भाई एक जगह आपको ले गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे क्या? बोले। तो मैंने उनसे एक ही लाइन कहा, सर मैं आपको बहुत मानता हूँ, चरण छूता हूँ, एक बार तो आपके लिए फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार नहीं जाऊँगा सर, प्लीज़। मैं ऐसे बड़े भोलेपन से बोलता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। तो बोले ठीक है। तो मैं संबलपुर से लौटा, वो मेरे को लेके गए। उस दिन गुलाम नबी आज़ाद आए थे और पीछे भूपेश बघेल साहब भैया पीछे पीछे आ रहे थे, और मैं कांग्रेस भवन उनके साथ घुसा। जैसे ही भूपेश बघेल भैया ने मुझे देखा, एकदम ऐसे पकड़ लिया, अरे दिलीप भाई। बोले वहीं दिलीप षडंगी कांग्रेसी हो गया। उसके बाद मेरे को अंदर ले गए चैम्बर में ले गए, वहाँ 2-3 लोग थे। बोला और प्राइवेट बात है भैया। बोले फिर अंदर ले गया और एक चैम्बर में, वहाँ मैं उनसे बताया ऐसी बात है चंद्रपुर और ये सब वायरल हो चुका है। तो भूपेश भैया ने बड़े प्यार से मुझसे बोला थे रायगढ़ ने कहा नहीं लड़ा था, इतना ही कहना था। मैं बोला भैया कांग्रेस बनने के में सदस्यता के क्या उपाय है? आज ने मैं कांग्रेस सदस्य हो गया, फॉर्म भरा, उसके 4-5 दिन बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया। तो ये क्या होता है, कई बार वो स्नेह, वो आत्मीयता जो उस समय भूपेश बघेल जी से मिला, सहयोग से फिर मैं जैसे सहयोग से आ गए स्टेट प्रोग्राम से, तो राजनीति में सहयोग। तो मैं अपने कलाकारों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। दुर्भाग्य है कि मेरे जितने भी कलाकार हैं, मैंने 100 कलाकार अगर मेरे मित्र हैं तो उसमें 2-3 ही संपन्न हैं जो पढ़े लिखे, या अमित भाई जैसे 2-3 संपन्न, बाकी बहुत गरीब हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, और इसलिए फिर मैं राजनीति से अपने आप को दूर किया। और अभी 4-5 महीने हो रहे हैं मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल्चरल डिपार्टमेंट से मैंने इस्तीफा दिया। तो आगे उम्मीद करें कि दूसरी पारी की शुरुआत होगी। देखिए किसी भी भविष्य के बारे में नहीं बोल सकते कोई भी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल में मेरे सब्सक्राइबर थे यूट्यूब में 54,000, और अभी ये 5 महीने में 1,15,000 हो गए। 5 साल में मेरे फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम में 56,000, और अभी 1,14,000 हो गए। 5 महीने में 60,000। तो आप सोच सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए, बाकी तो भगवान जो कराएगा वो करते हैं। तो अगर दूसरी पारी होगी तो किस तरफ उम्मीद कर सकते? कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो दोनों के लिए गाता हूँ। मैं तो अभी आप बोले कांग्रेस के लिए गा दूंगा, अभी बोले बसपा के लिए गा दूंगा, आप अभी बोले अभी बीच में मैंने गाया जागो जागो जंगल ना काटो, तो एक जन कमेंट किया कि आप बीजेपी के खिलाफ गा रहे हो। मैं बोला अरे बड़ा मुश्किल है। बोला फिर एक जन अभी को गाया मैं, छा गए भगवाधारी छा गए, तो हमारे कांग्रेसी भाई ने किसने कमेंट किया, अच्छा तो बीजेपी ज्वाइन कर ले। अरे यार मैं बोला गाना गाने में भी बीजेपी कांग्रेस से क्या समझ नहीं आ रहा। मुझे तो जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा भैया, मुझे उसमें कोई बंधन नहीं है, मैं जो अच्छा लगेगा करूंगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी मतलब गीत संगीत में है या अभिनय नृत्य में जो कलाकार है, उनके लिए क्या आप राजनीति में भविष्य? बिल्कुल है, अगर उनको ठीक से काम करें है, उज्जवल है, तभी ना हमारे छोटे भाई अनुज शर्मा ने अभी विधायकी ये किया है, तो उज्जवल भविष्य है। और खासकर बाहर जैसे महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बंगाल में है, यहाँ कलाकारों
को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जैसे कि अभी भी मैं 5-6 साल कांग्रेस में रहा, लेकिन कहीं पर भी उस जगह पे नहीं ले जाया गया जहाँ बोला जा सकता था कि मुझे ये बोल सकता हूँ कि शायद मेरा उपयोग या मैं उस उपयोग के काबिल नहीं था, ऐसा समझ सकता हूँ। और इसलिए अपने संगीत लाइन में फिर से भिड़ा हूँ और 5 महीने मैंने अपना 6-7 साल का खोया हुआ जो धन है, नाम का धन, वो प्राप्त किया। ये पिछले तो घटा, ये तो खैर पार्टियों की अपनी या लोगों की जो पार्टी के अंदर रहते हैं उनकी अपनी सोच, अपने वर्चस्व की अलग लड़ाई उस क्षेत्र में। हम बात कर रहे हैं आम लोगों की, आम जनता की, आम पब्लिक की। क्या वो कलाकारों को अपने एक राजनेता के रूप में, जैसे साउथ में बहुत स्वीकारित है कलाकारों की, क्या वैसा छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिला है? क्या वही प्रेम आपको जब एक राजनीतिक के रूप में भी आपको मिला है? जी जी, बिल्कुल मिला है। और लोगों के संदेश, लोग जिस प्रकार से बात कर, बहुत से लोगों ने पूछा मुझे, बहुत से लोगों ने कि भैया आप विधायक चुनाव क्यों लड़ेंगे कि नहीं। बहुत से लोगों ने भैया आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लड़, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि भैया आप निर्दलीय लड़ जाइए। ऐसा बहुत लोग, तो लोगों को है इस बात का कि कलाकार भी एक होना चाहिए। और सचमुच आपके चैनल के माध्यम से इस बात को भी बोलना चाहूँगा। आप देखिए, हम मज़दूरों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, नारियों के लिए, मैंने भी गाया है। लेकिन आप किसी भी पार्टी के लोग ये नहीं कहते कलाकार, मैं उसके लाइन लिखा था एक कि वो कलाकार जो भीड़ इकट्ठा करता है भीड़ में खो जाता है। भीड़ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद भाषण देते हैं कलाकार छत्तीसगढ़ में, बाहर की बात नहीं करूँ, छत्तीसगढ़ में। और कलाकार जाके कहीं किसी स्कूल में 100-150 कलाकार गम्मत वाले या नाचा वाले गंज में खाना बना खाते हैं। बहुत पीड़ा होती है। तो मेरी ये अपनी जो धारणा थी, मैं सोचा था कि उन कलाकारों के लिए कुछ कर पाऊँगा, करूँगा। लेकिन राजनीति अभी समझ में आई है, अब थोड़ा समझ गया हूँ, उस समय तक नहीं समझा। खेल से बाहर निकले तो खेल समझ में आया है। तो ठीक है, चलिए एक छोटा सा मतलब सुझाव या विचार कह सकते हैं। आप पार्टी में रहते हुए शायद उन चीज़ों को ना कर पाए हों, लेकिन अब अभी जो भी सरकार हो, जो भी बने या आगे जिनकी भी चलती रहे, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, जैसा कि आपने कहा कि बहुत गरीब परिस्थिति में बहुत सारे लोग तो पुराने पद्मश्री जो उनको मानवीय इलाज कराने के पैसे नहीं थे, ये भी खबरें हम सबने पढ़ी है। तो क्या ऐसा करना चाहिए सरकारों को कि कम से कम छत्तीसगढ़ में कलाकार अपना भविष्य कलाकारी के क्षेत्र में सुनहरा देख सके, अपने आगे भविष्य को बचा सके? कुछ नहीं, कलाकारों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हम लोग ने बीच में बहुत प्रयास किया कि कलाकारों के लिए एक कला श्रमिक का ही नाम दे दीजिए, तो उस हिसाब से एक कलाकार को लगभग 20 लाख रुपए उसके जीवन में उसको फ़ायदा हो सकता था। इसके लिए मैंने श्रम मंत्रालय में हमारे बहुत मैंने आवाज़ लगाई, बहुत बार विजिट किया, और एक बार नहीं, कम से कम 50 बार। लेकिन उसमें लगा कि नहीं, हमको बोलना नहीं आता, या बोलने की शैली ऐसी होनी चाहिए राजनीति में कि दबंगई होनी चाहिए, और हम क्या विनम्रता के हैं। तो अभी विनम्रता से मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी को भी आप इंस्टाग्राम में देखिए, मैंने कहा है, और गाने में भी मैंने अभी कहा है, ये आप इंस्टाग्राम में सुनेंगे, कलाकार कल के आकार, साहित्य समाज के दर्पण, पत्रकार के पत्रकारिता करते मंथन बंधन। हे दिया के देखो आओ, अंधियारी मारई थे मोरे, दिया जलोइयाओ। तो मेरी तरफ से मैं, अब कोई बोलेगा कि आप दबंग हो, मैं अपनी ये विनम्रता नहीं छोड़ सकता, अपनी साल जो मैं हूँ वो मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। राजनीतिज्ञ होने के बाद में अगर मुझे अपना परिवर्तन करना पड़े तो मैं राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहता। मैं अपने इसी कला के माध्यम से ही जन सेवा करना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा, कोई भी पार्टी हो। मुझे एक बहुत अच्छी बात आपसे कह रहा हूँ, दोनों सबसे प्रेम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलत करना चाहता, हो जाता है। जैसे आप ये नीले रंग का शर्ट पहने, मैं पीले रंग का शर्ट पहना हूँ, आप दुकान में जाके ना ये नीले रंग का शर्ट पसंद किया और मैंने नीले रंग को नहीं पसंद किया और पीला रंग पसंद किया हूँ, इसका अर्थ नहीं कि आप बुरे हैं या मैं बुरा हूँ। आपकी पसंद वैसी पसंद, तो वैसे पक्ष विपक्ष दो पसंद है। पक्ष जो होता है ज्यादा लोग पसंद कर लेते हैं,
विपक्ष जो होता है कम लोग पसंद करते हैं। इसलिए हमको दोनों का मान रखना चाहिए। अगर मोदी जी का नाम लेना है तो हमको आदरणीय मोदी जी बोलना पड़ेगा। अगर भूपेश बघेल जी का नाम ले रहे हैं तो हमें आदरणीय भूपेश बघेल जी बोलना पड़ेगा। ये जो भाषा है ये मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं अभी 1-2 डिबेट में गया, मुझे युद्ध लग रहा था, ऐसा लग रहा दुश्मन है। अरे दुश्मन नहीं, पक्ष विपक्ष है। आप देखिए वाजपेयी जी राजीव गांधी जी की तारीफ करते थे और राजीव गांधी जी वाजपेयी जी का इलाज कराए थे। अभी प्रियंका गांधी ने भी वाजपेयी जी को कहा था। जो अच्छे नेता हैं उनके बारे में लोग बोलते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए हम अच्छे बने, अच्छाइयाँ दिखती हैं। तो मैं जो उदाहरण दिया, जब किसी को हम विपक्ष में जो होता है उसको भले कम लोग पसंद करते हैं लेकिन पसंद तो करते हैं, इसलिए उनकी भावना का आदर करना चाहिए। और जो पक्ष में होता है उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। पीला रंग ज़्यादा लोग पसंद कर दिए मान लीजिए तो दिलीप सड़ंगी की सरकार बन गई, ये पक्ष हो गए। नीला रंग को मान लीजिए कम लोग पसंद कर लिए तो विपक्ष हो गया। लेकिन क्या दिलीप सड़ंगी आपसे आगे है क्या? दोनों बराबर, दोनों इंसान हैं। तो इन भावनाओं के साथ राजनीति करनी चाहिए। मेरी अपनी धारणा, बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे बोलना नहीं आता और आपके सामने क्या बोलूं। और ईश्वर से ही प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप किसी तरह सुनते और देखते रहें, टीवी पे आप और गाने सुनते रहें। तो आगे उम्मीद करेंगे आपके कुछ शूटिंग भी हम लोग देख पाए और अपने दर्शकों को जरूर दिखा पाए, जो भी आपका प्रोडक्शन हो। तो जो अभी आपने कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तरफ से भी मैं अपने देवी देवता तुल्य, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई, बहुत सारे नेता आजकल बोलते हैं देव तुल्य जनता, तो उनसे भी निवेदन करता हूँ, जनता में नारियाँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, माताएं भी होती हैं और पहले शक्ति। इसलिए हमें अपने उद्बोधन में देवता तुल्य नहीं, देवी देवता तुल्य जनता जनार्दन ला। जय जोहार, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। लागे है 16 साल, जवानी है बेहाल, माया के मौसम है। लागे है 16 साल, जवानी है बेहाल, माया के मौसम है। आजाना गोरी रे, लागे है 16 साल, माया के मौसम है। तोर आँखी मरे दीवाने, मोर बरमया देखे हो, जब ले देखे हो तोला, जाने का होगे मुला, पगला दीवाना होगे हो, तोर सुरता माँ खोगे हो, हाय रे तोर सुरता माँ खोगे हो।